आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर हिला देने वाली है क्योंकि पड़ोस में आग लगी हुई है। आज नेपाल जल उठा और तख्ता पलट हो गया। पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगा ये आप देख रहे हैं, ये है प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन नेपाल का, जो आपको पूरा राष्ट्रपति भवन नजर आ रहा है, ऐसा राष्ट्रपति भवन। घुस गए युवा प्रदर्शनकारी और फूंक डाला है। अगली तस्वीर दिखाऊं, यह है वो राष्ट्रपति भवन जो अभी आपको दिखाया है। राष्ट्रपति भवन जलाकर राख कर दिया है। ये तस्वीर प्रेसिडेंट हाउस की दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं यही है नेपाल के राष्ट्रपति। नेपाल के राष्ट्रपति, ये हालात पैदा उससे पहले ही वहां से निकल भागे, वरना उनकी जान पर बनाती। देखिए पूरा राष्ट्रपति भवन धुएं के गुबार से ढका हुआ है। पूरा राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी, प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला है, जलाकर राख कर दिया। सिर्फ राष्ट्रपति भवन नहीं, ये देखिए, ये पार्लियामेंट है नेपाल की, नेपाली संसद। इस संसद में भी प्रदर्शनकारी घुस गए और संसद को भी आग लगा दी है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये संसद की तस्वीर आप देख रहे हैं, एरियल व्यू। पूरी संसद जलाकर राख कर दी है। भीड़ भी आपको नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों की। ये देखिए पीछे आग लगी है, आगे वो प्रदर्शनकारी डांस कर रहा है। संसद के अंदर घुसकर आग लगाने के बाद नाच रहा है। संसद भवन पूरी तरह धुएं, काले धुएं से घिर गया है। और सिर्फ संसद भवन नहीं, राष्ट्रपति भवन नहीं, प्रधानमंत्री का घर देखिए। यह नेपाल के पीएम केपी ओली का घर था, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस घर में भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया है। घर के अंदर घुसे, ये तस्वीर देखिए जरा, लाठी डंडे पत्थर लेकर केपी ओली के घर घुसे हैं। केपी ओली की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, घर में तोड़फोड़ की। पूरा प्रधानमंत्री आवास तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया प्रदर्शनकारियों ने। और इतना ही नहीं, घर के अंदर घुसने के बाद देखिए तस्वीर, घर के अंदर के सामान में आग लगा दी, घर का फर्नीचर जला डाला है, सब फूंक दिया। जो प्रदर्शनकारियों के हाथ में आया सब जला डाला है। पुलिस को दौड़ा लिया, इसलिए पुलिस मौके से भाग खड़ी हुई। उसके बाद प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। सोचिए, जब प्रधानमंत्री का यह हाल हो तो प्रधानमंत्री के पास भागने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। केपी ओली ने फौरन हेलीकॉप्टर पकड़ा, सेना ने उनसे कहा आप यहां से जाइए, और साथ ही यह शर्त रखी कि आप पहले इस्तीफा दीजिए। तो अब सवाल यह है, नेपाल के पीएम हेलीकॉप्टर में सवार हुए, उनका हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं आसमान में। क्या पीएम देश छोड़कर भाग चुके हैं या नेपाल में ही हैं और सुरक्षित जगह पर हैं? क्योंकि पहले यह दावा किया गया कि केपी ओली दुबई चले गए हैं,
फिर यह दावा भी हुआ कि काठमांडू छोड़कर किसी और जिले में सुरक्षित हैं, लेकिन सेना ने शर्त रखी कि वो इस्तीफा दें। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन, संसद और पीएम आवास नहीं, यह है नेपाल की सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, इसे भी जलाकर राख कर दिया, फूंक दिया प्रदर्शनकारियों ने। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी इमारत में। आप देख रहे हैं इमारत के ऊपर के हिस्से पर धुआं और आग की लपटें नजर आ रही हैं। तो न सिर्फ प्रधानमंत्री टारगेट पर थे, सरकार टारगेट पर, पूर्व प्रधानमंत्री भी टारगेट पर। पूर्व पीएम के घर में घुसकर उन्हें पीटा है। शेर बहादुर साहब को आप देख रहे हैं, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने मारा है, पीटा है, वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तो पूर्व पीएम को आपने देखा, लेकिन ऊर्जा मंत्री के घर को फूंक दिया है। ये केपी ओली के मंत्री हैं, जिनके घर में आग लगा दी गई है। सँगै घरलाई भेट्ने भयो ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको घरमा प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड गर्दै आग लगाइरहेका छन्। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ऊर्जा मंत्री का नाम दीपक है, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के घर भीड़ पहुंची है और एक एक मंत्री के घर को टारगेट किया है। सबकी पहले से निशानदेही थी, कौन मंत्री, कौन नेता कहां रहता है। ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स और मिनिस्टर्स को टारगेट किया गया। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको घरमा प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड गर्दै आग लगाइरहेका छन्। और ऊर्जा मंत्री के घर प्रदर्शनकारी घुसे तो उन्हें नोट मिले, कैश, और उसके बाद ये देखिए, जो कैश ऊर्जा मंत्री के घर से मिला उसे उड़ा दिया आसमान में। आसमान में आप नेपाली करेंसी, नेपाली नोट देख रहे हैं। दरअसल केपी ओली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। कहा गया कि परिवार नेताओं और मंत्रियों के ऐश कर रहे हैं। तो ऊर्जा मंत्री के घर जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो वहां रखा हुआ पैसा मिल गया और उसके बाद उन्होंने नोटों को उड़ाया। सरकार के सभी मंत्री दरअसल निशाने पर हैं। न सिर्फ ऊर्जा मंत्री बल्कि एक और मंत्री की पिटाई हो गई। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री को लोगों ने पीट दिया पकड़ के। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, लात मारी पहले वित्त मंत्री को, वो गिर गए, उसके बाद उन्हें सबने मिलकर मारा है। ये जो आप वित्त मंत्री को देख रहे हैं, इनका नाम है विष्णु। फाइनेंस मिनिस्टर का घर था, पहले घर में घुसे, घर से निकलकर वो भागे हैं। एक युवक ने उन्हें लात मारी, उसके बाद भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया है और पकड़कर बेरहमी से पीटा है। ऊर्जा मंत्री के बाद देखिए जरा, डिप्टी पीएम की भी पिटाई हुई। वित्त मंत्री के साथ साथ डिप्टी पीएम का पद भी संभाल रहे थे। पानी में भी प्रदर्शनकारियों ने मारा है। जिन्हें पानी में पिटता आप देख रहे हैं, ये डिप्टी पीएम है। तो वित्त मंत्री के अलावा, डिप्टी पीएम के अलावा पूर्व पीएम के घर में आग लगा दी। उनकी पत्नी पूरी तरह से झुलस गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। एक्स पीएम झालानाथ के घर में आग लगाई। उनकी पत्नी का शव आप देख रहे हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने धुंधला किया है।
पूर्व पीएम की पत्नी की भी मौत हो गई है, जिंदा जल गई क्योंकि घर में आग लगा दी थी। और सभी सियासतदानों और सियासी दल निशाने पर थे। ये आप कांग्रेस ऑफिस का दफ्तर देख रहे हैं। नेपाल कांग्रेस के ऑफिस में भी आगजनी की गई है, उनका दफ्तर फूंक दिया गया। पूरी दुनिया हैरान है क्योंकि पहली बार डिजिटल पीढ़ी ने ऐसी ताकत दिखाई कि देश सुलग उठा। नेपाल में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 13 से 28 साल के युवाओं ने सरकार गिरा दी। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। बिना किसी नेतृत्व के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी और चंद घंटे के भीतर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते नेपाल के 7 प्रदेश और 77 जिलों में विरोध प्रदर्शन की आग भड़क गई। भारत के पड़ोस में आग लगी है और इसके पीछे वो युवा हैं जो नेपाल में सिस्टम सुधारना चाहते हैं और इसके लिए पहली बार में तख्ता पलट कर दिया। अब देखिए जरा नेपाल में हालात क्या है, आप देख रहे हैं। पीएम केपी ओली जो कि इस्तीफा दे चुके हैं और ये हालात है। संसद, राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास सब जला दिया। जिस संसद से नेपाल में सरकार चलती थी, प्रदर्शनकारियों ने उसे आग के हवाले कर दिया है। दरअसल नेपाल का नया संसद भवन 2022 में काठमांडू में बना। यह भूकंप रोधी और देश की सबसे सुरक्षित इमारत थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सबसे बड़ा टारगेट यह संसद हुई। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दी है। साथ ही यह अगली तस्वीर देखिए जरा। किसी देश का राष्ट्रपति भवन सबसे सुरक्षित किला होता है। नेपाल का आलीशान राष्ट्रपति भवन 13 एकड़ में फैला हुआ है, जहां हर वक्त हथियारबंद हाईटेक सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन सुरक्षा बलों से हथियार छीन लिए और उन्हें भी खदेड़ दिया और फिर नेपाल के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और बाद में नेपाल के राष्ट्रपति भवन को फूंक डाला है। यह स्थिति राष्ट्रपति भवन की थी। नेपाल में जो पीएम हाउस सत्ता का केंद्र था, पीएम केपी ओली के उस घर पर प्रदर्शनकारी घुसे और जनरल जबरन नेपाल के पीएम हाउस में जमकर तोड़फोड़ की है और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री के निजी और सरकारी दोनों घर फूंक डाले हैं। यह स्थिति है नेपाल की। इसके अलावा देखिए, विष्णु पौडेल प्रदर्शनकारियों से बचकर भागने की फिराक में थे, मंत्री हैं, लेकिन अचानक एक गली में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने इन्हें पकड़ लिया और उसके बाद इनकी पिटाई कर दी। नेपाल के वित्त मंत्री को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और फिर पकड़कर इन्हें अपने साथ कहीं ले गए हैं। यह स्थिति थी मंत्री की। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री के घर पर धावा बोला। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करते हुए भीड़ ने दीपक के घर में अंदर घुसकर लाखों नेपाली रुपए बरामद किए और बाद में प्रदर्शनकारियों ने इन रुपयों को हवा में उड़ा दिया है। यह स्थिति थी मंत्री की। गुस्साई भीड़ ने पूर्व पीएम शेर बहादुर को भी निशाना बनाया। ये शेर बहादुर ने देखने देवबा के घर पहुंचे, घुसकर इनके साथ मारपीट की और हमला किया। प्रदर्शनकारियों के हमले से देवबा और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। ये था हाल। अब आपको बताऊं कि ये जो हालात थे, ये हालत डराने वाली। जरा सुनिए प्रदर्शनकारियों को, वो कितने गुस्से में हैं और क्या कुछ कर गुजरने की बात कर रहे हैं। केपी ओली नहीं चाहिए। केपी ओली जहाँ पे है ना, उसको मार डालेंगे। मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। प्रसार बहुत व्यापक रूप में बढ़ गया हमारा देश में। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मारे गए हैं। आप पे गुस्सा है अभी? हम लोग का गुस्सा की क्या बात है, ये छाती है हम लोग का, ये कुछ नहीं है। हम मारने के भी हम लोग तैयार है। नेता लोग सब भाग गया। ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। हमारा जिंदगी से प्रधानमंत्री हमें चाहिए और राष्ट्रपति हमारा उसी से चाहिए। नेपाल में क्या कर रहा है ना, सोशल मीडिया बंद करने के बाद नेपाल के पब्लिक जो है वो आक्रोशित हो रहा है। ये नहीं है, ये भ्रष्ट सरकार है, करप्टेड गवर्नमेंट है। इसके लिए हम लोग एकजुट हो रहा है। आज तक क्या कर रहे थे, देश के युवा लोग, हमारे दोस्त लोग साइड में हेडशॉट खा के मर रहे थे। इसको विचारधारा है और पूंजीवादी विचारधारा है, इनका अंत्य होना होगा। स्टूडेंट को मारना चाहिए, किसी को भी मारने का हक किसी को भी नहीं। अगर मारना है तो
इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा गोली चलाना पड़ेगा। तो ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो भी नेता लोग का गवर्नमेंट से टूट ही गया है ना, आप लोग भी देख रहे हैं। पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। ट्रेन को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, सीधा यहाँ पर मारा है, यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं, जेनजी का मांग है यूथ। युवाओं का गुस्सा आपने देख लिया। अब सोचिए जैसे भारत में प्रधानमंत्री आवास है और उसके आसपास मंत्रियों के घर हैं, वैसे ही सिंह दरबार है। सिंह दरबार नेपाल में है, उस सिंह दरबार को फूंक दिया, सुरक्षा कर्मियों से बंदूकें छीन लिए, राइफल छीन लिए। ये आप देख रहे हैं, इन युवाओं ने हाथों में बंदूक ले रखी है। ये पुलिस की बंदूक है, पुलिस की राइफल है, और यहां ज्यादातर मंत्रियों के घर थे। उन सारे घरों को नुकसान पहुंचाया है, वहां घुसकर तोड़फोड़ की है। तो नेपाल में टारगेट पर पीएम, पूर्व पीएम, मंत्री, पॉलिटिकल पार्टियां हैं। एक चेहरा जिसे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बखूबी पहचानते हैं वो है प्रचंड कमल दहल। ये भी पूर्व पीएम है। इनके घर भी उपद्रवी घुस गए प्रदर्शनकारी। तस्वीर में आपको दिखाऊं अगली, इनके घर में भी तोड़फोड़ की है। ये प्रचंड कमल दहल का घर है, ये पूर्व पीएम है नेपाल के। इनके घर पर पत्थर चलाए और देखिए ये जो बम फेंका है, पेट्रोल बम है, बोतल से उछाला है। तो प्रदर्शनकारी सिर्फ मंत्री नहीं, पुलिस को भी दौड़ा रहे हैं। पुलिस को दौड़ा लिया, पत्थर लेकर पुलिस भाग रही है। और उसके बाद देखिए हिल्टन होटल, 5 स्टार होटल में आग लगा दी है। ये हिल्टन होटल है, वहां का बड़ा है होटल, प्रसिद्ध और मशहूर। उसमें प्रदर्शनकारी घुस गए और फूंक दिया उसे। देखिए जरा, लगभग नेपाल के हर जिले में यही हाल है। 7 प्रदेश के 77 जिले सुलग रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से जिले हैं ये मैं आपको बताऊं। ये नेपाल का नक्शा आप देख रहे हैं, ये नेपाल के नक्शे में उन जिलों को आप देख रहे हैं, पोखरा, भैरहवा, बुटवल, वीरगंज, काठमांडू, इटहरी और दमक। इन जगहों पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, सबसे ज्यादा आगजनी हो रही है। जो प्रदर्शनकारी ने गोली खाई है उसे सुनिए जरा, गोली खाने के बाद वो क्या कह रहा है। मैं नेपाली में भी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी में भी बोल सकता हूँ, जैसा तुम चाहो मैं वैसा बोल सकता हूँ। मैंने अपनी छाती पर गोली खाई है, मेरे कपड़ों पर खून के ये निशान देखो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हम सब साथ खड़े हैं। ये जेन जी का दौर है। जेन जी, आप हमारे साथ हो ना? कोई गोली हमें रोक नहीं सकती। हम लड़ेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये युवाओं को आपने देख लिया, लेकिन देखिए जिस सिंह दरबार में मंत्रियों के घर हैं उसे भी फूंक दिया गया। अभी रात की तस्वीर आ रही है, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया है। इस सिंह दरबार में यही मिनिस्टर्स बैठते थे, उसे पूरी तरह से जला दिया है। चारों तरफ
आग के शोले आपको नजर आ रहे हैं। रात का वक्त है, अब से कुछ वक्त पहले की तस्वीर है। यानी रात में भी प्रदर्शनकारी अलग अलग ठिकानों पर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और आगजनी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री कहां चले गए? केपी ओली, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं केपी ओली की। यह है केपी ओली की तस्वीर। यह है नेपाल के प्रधानमंत्री। जैसे ही इनके घर पर हमला हुआ, फौरन इन्होंने नेपाल छोड़ने की कोशिश की। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। आर्मी का हेलीकॉप्टर इनके लिए लगा था। अगर आपको याद हो, इसी तरह की तस्वीर आई थी जब बांग्लादेश से शेख हसीना निकली थी। इसी तरह हेलीकॉप्टर खड़ा था, शेख हसीना बैठी और फिर भारत आ गई। लेकिन नेपाल के पीएम कहां हैं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर केपी ओली का क्या होगा? इस्तीफा वो दे चुके हैं, हालत लगातार खराब होती चली जा रही। नेपाल जल रहा था और पीएम ओली पद ना छोड़ने पर अड़े हुए थे। देश में बवाल और 20 की मौत के बाद भी ओली झुकने को तैयार नहीं थे। जेन जी के हिंसक आंदोलन के बाद नेपाली पीएम ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने से पहले ओली ने सेना से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी, तो सेना ने साफ कह दिया कि पहले कुर्सी छोड़ो फिर सोचेंगे। जब दबाव बढ़ा और खुद ओली के घर पर हमला होने लगा, तो वो कुर्सी और काठमांडू दोनों छोड़ने को तैयार हो गए। सेना के हेलीकॉप्टर में ओली काठमांडू से भागते नजर आए। कहा जा रहा है कि ओली दुबई या किसी और देश चले गए। ओली का सियासी सफर 14 साल की उम्र से शुरू हुआ। यह उनके घर की तस्वीर, जिसे आग लगा दी गई। राजशाही के खिलाफ आंदोलन किया, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े। 1973 से 87 तक आंदोलन के आरोप में जेल में भी रहे। जेल से निकलते ही सियासत में और सक्रिय हो गए। ओली 10 साल के अंदर 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ओली को चीन का करीबी और भारत विरोधी माना जाता है। आरोप है कि वो चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने में लगे रहे। नेपाल में चीनी कंपनियों से डील कर उन्होंने खूब पैसा कमाया। रिपोर्ट के मुताबिक स्विस अकाउंट में 41 करोड़ रुपए मिला है और इसी से ओली को हर साल करीब 2 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। मतलब नेपाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ओली की संपत्ति बढ़ती गई। आंदोलन के बाद ओली के आधा दर्जन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री रमेश लेखक और जल मंत्री प्रदीप यादव ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल के कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी पद छोड़ दिया। युवा एवं खेल मंत्री तेजूलाल चौधरी ने भी पद छोड़ दिया। यानी तड़ातड़ एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लग गई। इस इस्तीफे के बाद अब सुनिए जरा पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब क्या कह रहे हैं। नेपाल में भी किसी को इसके बारे में नहीं मालूम था, जो इतना ज़्यादा जो जेनजी है जो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये 26 सोशल मीडिया ऐप्स को जो बैन किया है, वो एक बिल्कुल जिसे कहा जाए एक ट्रिगर के तरीके से उसने काम किया है। जिस जो युवा वर्ग की पीढ़ी है, उनको अपने सामने कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था और वो देख रहे थे जो कितना करप्शन है। नेता हैं और अफसरान हैं, किस प्रकार की लग्जूरियस लाइफ वो लीड कर रहे हैं और जो कॉमन पीपल है उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सब गुस्सा, ये सब रोष उनमें फैल रहा था और ये जैसे एक आखिरी तिनके की बात थी जो, और इससे जो भी बांध था, सब्र का जो बांध था, वो एकदम टूट पड़ा। सज्जनार साहब कह रहे हैं सब्र का बांध टूट पड़ा और सब्र का बांध ऐसा टूटा कि पूरा देश जल उठा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह जेल की तस्वीर है। जेल टूट गया, कैदी जेल से भाग गए और एक पूर्व डिप्टी पीएम जेल में थे। इसी बहाने वो भी भाग खड़े हुए। ये आप देख रहे हैं, कैदी भाग रहे हैं सब। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूर्व डिप्टी पीएम जो जेल में बंद थे भ्रष्टाचार के आरोप में, वो भी निकल भागे। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट में भी आग लगा दी गई है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। काठमांडू में शॉपिंग मॉल, बड़ा शॉपिंग मॉल जो बताया जाता है वहां का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसमें भी आग लगा दी गई।
और इतना ही नहीं, नेपाल में जितनी गाड़ियां सड़कों पर दिखी हैं उन्हें फूंक डाला गया है, चाहे वो सार्वजनिक वाहन हो, निजी वाहन हो, सब में आग लगा दी गई। Oh my God. कि आखिर नेपाल क्यों जल रहा है। नेपाल में आग लगने की कई वजह हैं। पहली वजह है भाई भतीजावाद। नेपाल सरकार पर भाई भतीजावाद का आरोप लग रहा है। नेताओं के बच्चे और परिवारों की आलीशान लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पर उजागर होती है। इस बीच नेपो किड अभियान नेपाल के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। नेपो किड हॉलीवुड के मशहूर टर्म नेपो बेबी से लिया गया। नेपो बेबी ये मशहूर हस्तियों के भाई भतीजावाद को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया। नेपो किड अभियान के तहत सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों के वीडियो डाले गए। नेपाल में युवाओं में इस बात पर गुस्सा बढ़ने लगा कि नेताओं के बच्चे उनके टैक्स पर मौज मस्ती कर रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। नेताओं के बच्चों को ना नौकरी की चिंता है और ना महंगाई की चिंता है। सिर्फ 20% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति, 20% अमीर लोगों में अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल हैं। दूसरी वजह देखिए क्या है, भ्रष्टाचार। नेपाल सरकार पर पिछले 4 साल में कई बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 3 बड़े घोटालों की पोल खुली तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब देखिए एक एक घोटाला। 2021 में 54,600 करोड़ रुपए का गिरी बंद भूमि स्वैप घोटाला हुआ। 2023 में 13,600 करोड़ रुपए का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला। 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेटिव घोटाला। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में दक्षिण एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में एक है नेपाल। अगली बड़ी वजह है बेरोजगारी। नेपाल में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में नेपाल के करीब 11% युवा बेरोजगार है। 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 22.7% है। हर साल 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी की तलाश होती है। युवाओं को क्षमता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। नई जॉब में लगातार कमी आ रही है। युवाओं को रिस्क वाले काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। युवाओं को मलेशिया और खाड़ी देशों के लिए पलायन करना पड़ रहा है। और एक और वजह है सोशल मीडिया पर पाबंदी। कुल आबादी का 21% है जेनजी। जेनजी की संख्या करीब 3 करोड़ है नेपाल में। इसमें से करीब 90% युवा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया। यह था ये आग लगाना और फूंक देने के पीछे वजह। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नेपाली पत्रकार अतुल मिश्र क्या कह रहे हैं। पीएम के घर को जला दिया गया है, व्यक्तिगत घर को, और जितने बड़े नेता है जो सत्ता में रह चुके हैं उनकी घर में आग लग रही है, आग लगा दी गई है अभी। और सर ये जो डिवीजन पार्टी के जो ऑफिस वगैरह है उसमें भी आग लगा दी गई है। तो स्थिति अब नियंत्रण में नहीं है। पुलिस या सुरक्षा कर्मी के भी नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए जो मंत्री आवास, जो ललितपुर में मंत्री आवास था, वहां से हर एक मंत्री को और बड़े लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर से लेकर हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से एक जगह, एक सैनिक बैरक में रख लिया है। तो स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है। अब सोचिए जरा, स्थिति नियंत्रण से बाहर ऐसे ही चली गई। कोई चेहरा था इस आंदोलन का? क्योंकि सिर्फ युवा दिख रहे हैं। 13 साल से 28 साल के युवा हैं, उन्हीं को आना था इस प्रदर्शन में। लेकिन आखिर ये इसके पीछे चेहरा कौन है? जो सामने आए 2 चेहरे मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये 2 चेहरे। पहला शख्स आप देख रहे हैं बालेन शाह, ये काठमांडू का मेयर है, और ये है सुदन गुरुंग। बताया जा रहा है यही 2 चेहरे हैं आंदोलन के। लेकिन इन दोनों की उम्र खुद ये 13 से 28 वाली उम्र में नहीं आते हैं, इसलिए ये उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। जो काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, इनको अपने घर में नजरबंद कर दिया गया था। ये जो बालेन शाह है, ये दावा किया गया कि ये अगले पीएम भी हो सकते हैं नेपाल के। ये रैपर भी रहे हैं। क्या नेपाल को जला देने के पीछे यही एक चेहरा है? बालेन शाह के बारे में आइए आपको बताऊं। बालेन शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। उम्र है 35 साल। नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। काठमांडू के मेयर हैं भी और युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। मौजूदा आंदोलन को खुलकर समर्थन दिया है, केंद्र में भी उभरे।
पारंपरिक दलों से मोहभंग के बीच नायक बन गए। सोशल मीडिया पर युवा उनसे देश के नेतृत्व की अपील कर रहे हैं। सिविल इंजीनियर के रूप में करियर शुरू किया, फिर रैपर बने और राजनीति में कदम रखा। काठमांडू के मेयर बनकर युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की। उनकी जीवन शैली, स्टाइल और विचार युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल है। सामाजिक मुद्दों पर भी आवाज उठाते हैं। 2023 में टाइम मैगजीन ने जगह दी इन्हें। 2023 में आदि पुरुष के कुछ डायलॉग्स पर आपत्ति थी, जो बॉलीवुड की फिल्म थी। काठमांडू में आदि पुरुष पर पाबंदी लगा दी थी। नेपाल सरकार को भारत का दास कहा था इन्होंने। इनके सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बहस का कारण बनते हैं। वैकल्पिक राजनीति की बात होती है तो पहला नाम आता है शाह का। शाह अकेले नहीं है, एक और चेहरा भी है, सूदन गुरुंग। गुरुंग वो दूसरा चेहरा है जो बताया जा रहा है इस बड़े आंदोलन के पीछे है। कौन है गुरुंग? ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उम्र 36 साल है और हामी नेपाल संगठन के अध्यक्ष हैं। ये जेन जी की नाराजगी को संगठित किया, अहिंसक आंदोलन को दिशा दी। आंदोलन के लिए हजारों छात्रों को जुटाया इन्होंने। कहा खास बात कि स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों के साथ ही आंदोलन में आओ, ताकि आंदोलन शांति और प्रतीकात्मक रूप में हो सके। वीडियो जारी करके युवाओं की सरकार बनाने की मांग रखी। हामी नेपाल नाम में एक संगठन भी चलाते हैं। हामी नेपाल एक एनजीओ है जो अब सिविक मूवमेंट बन चुका है। इवेंट ऑर्गेनाइजर से एक्टिविस्ट बने ये। 2015 के भूकंप में अपने बच्चों को खो दिया गुरुंग ने। प्राकृतिक आपदा और दूसरी परेशानियों में मदद करते हैं। धीरे धीरे युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हुए। सोशल मीडिया की मदद से युवाओं को लामबंद करते हैं और सोशल मीडिया पर सरकार के विरोध में लगातार वीडियो डालते हैं। यह है गुरुंग की पहचान। आइए अब सुनवाते हैं, सुनिए जरा यही सूदन गुरुंग क्या कह रहे हैं। नेपाल में हमारे आंदोलन की 4 मांग हैं। सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसने हमारे इतने सारे भाई बहनों की जान ली है कि पीएम को सरकार में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। सरकार के सभी मंत्रियों को भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमारे भाइयों को किसने गोली मारी, नीचे से ऊपर तक सब जिम्मेदार हैं। हर एक को सजा मिलनी चाहिए और युवाओं की नेपाल में एक अंतरिम सरकार बनाई जाए। अब एक टेंशन इस बात की है कि पड़ोसी मुल्क जल रहा है। भारत का पड़ोसी है नेपाल, तो फिर और भारत और नेपाल बॉर्डर से आना बहुत आसान है। भारत में तो हालात ना खराब हो जाएं, जो वहां माहौल है उसके बाद लोग भारत में ना आ जाएं, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है भारत की तरफ भी। अगली तस्वीर आपको बताऊं, नेपाल में देख रहे हैं आप, नेपाल में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर कड़ी फोर्स मौजूद है। इसीलिए भारत सरकार ने और राज्यों ने अपने अपने स्तर पर जिनकी सीमाएं नेपाल से जुड़ती हैं उन्होंने अपनी सीमाएं सील कर दी। देखिए नेपाल में हालत खराब हो रही है और भारत में एक्शन हो गया है। ये नेपाल आप देख रहे हैं, कौन कौन से जिले हैं। नेपाल से बिहार के जो जिले जुड़ते हैं वो है पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण और किशनगंज। ये जिले सील कर दिए गए यहां जो नेपाल से सीमाएं लगती हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो जिले लगते हैं उसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है। साथ ही पश्चिम बंगाल से जो नेपाल की सीमाएं लगती हैं वो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, यहां भी पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड से भी नेपाल की सीमा जुड़ती है, इसमें पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर शामिल है। इन सारे जिलों, ये जो आप मैप आप देख रहे हैं, अगर आप देखिए नेपाल का नक्शा आपको नजर आ रहा है, नेपाल के साथ देखिए यूपी की सीमा जुड़ रही है, बिहार की सीमा लग रही है, उधर उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा जुड़ रही है। यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं एक भारतीय जो नेपाल गया था। नेपाल में उसने हिंसा, आगजनी, मारपीट देखी, वापस लौट कर आया डरा सहमा, रो रहा है, अपनी आप बीती बता नहीं पा रहा है। सुनिए। अभी आप कहां से आ रहे हैं? नेपाल से। क्या स्थिति है दादा नेपाल? बहुत खराब है उधर, गोली आई होगी, सब जला देना। तो किस लिए गए थे आप नेपाल? पेशेंट, डॉक्टर गुप्ता। अभी आप कहां से आ रहे हैं? नेपाल से। क्या स्थिति है दादा नेपाल? बहुत खराब है उधर, गोली आई होगी, सब जला देना। तो किस लिए गए थे आप नेपाल? पेशेंट, डॉक्टर दिखाना है। तो आप भारतीय नागरिक को सुन रहे थे
जिसका डर साफ नजर आ रहा है, वो अपने आप को और अपने दर्द को रोक नहीं पा रहा। इसीलिए भारत सरकार ने बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए, एडवाइजरी जारी की है विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के अलावा नेपाल में भी बाकायदा ऐलान हो रहा है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, नेपाल में पुलिस भी अपने स्तर पर ऐलान कर रही है और प्रोटेस्टर्स को हटाने की कोशिश कर रही है कि वापस लौट जाए अपने घरों की तरफ। प्रशासन अनुसार कर्मचारी भइसकेको हुनाले तपाईहरु कोही पनि कुनै पनि ठाउँमा भुलहुँदै गरेर नबस्नुहोस्। तपाईहरुले हाम्रो नेपाललाई जोयो त्यसैले गर्दा कोही पनि। लेकिन नेपाल में उसके बावजूद प्रदर्शन शांत नहीं हो रहा है। युवाओं में गुस्सा है, इस्तीफा दे चुके हैं पीएम उसके बाद भी। तो आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है भारत सीमा समाप्त यहां हो जाती है, यानी इंडिया और नेपाल बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पड़ोसी देश में बवाल पर भारत अलर्ट मोड पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा घटनाक्रम पर हम नजर रख रहे हैं। नेपाल में भारतीयों के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं, सतर्कता बरतें, घर में रहें, बेवजह बाहर ना निकले। जो नेपाल में सरकार की ओर से भारतीयों को नेपाल ना जाने की सलाह दी है। स्पाइस जेट ने काठमांडू के लिए 10 सितंबर तक अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। भारत ने नेपाल बॉर्डर को सील कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और बाकायदा हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। आइए आपको सुनवाओ क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज और अनुराग ठाकुर। कष्टदायक है, विजुअल देख के डर लगता है। मेरा इतना ही आग्रह रहेगा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जितनी शांति रहे, भाईचारा रहे, उतना ही भारत के लिए भी अच्छा है, उन देशों के लिए भी अच्छा है। और नेपाल से हमारे केवल रिश्ते दोस्ताना ही नहीं, एक परिवार का हिस्सा है। ये संबंध जो भारत और नेपाल का है वो किससे छिपा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आगजनी हिंसा ना हो, सामान्य हालात हो, इतना ही हमारा निवेदन है। नेपाल के हालात बिगड़े नहीं है, सुधरे हैं। अगर एक देश का युवा मिल के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ आंदोलन करता है और भ्रष्टाचारी सरकार का तख्ता पलट करता है तो बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि उस देश का युवा जागृत है, उस देश का युवा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। तो मैं तो इसको एक अच्छा और शुभ संकेत की तरह देखूंगा। लेकिन सोचिए नेपाल में हालात हैं क्यों, लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, युवा खास तौर पर इतने आक्रोशित क्यों है? क्योंकि उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। सोचिए जरा, 17 साल में 15 सरकारें बदल गई जिस मुल्क में, वहां युवा क्या करेगा? देखिए ये आपके सामने है, 17 साल में 15 सरकारें। 2008 में राजशाही गई तो 2008 में प्रचंड कमल पीएम बने। उसके बाद देखिए 2009 में माधव कुमार पीएम बन गए, अगले ही साल। अगला देखिए 2011 में झालनाथ पीएम बने, इनके घर में आग लगा दी गई, पत्नी की मौत हो गई। 2011 के बाद देखिए 2011 में एक और पीएम मिल गए, बाबूराम भट्टाराई। 2013 में खिलराज मिल गए पीएम और अगले ही साल 2014 में सुशील कोइराला मिल गए पीएम। इसको मूव कीजिए आगे। उसके बाद 2015 में केपी शर्मा ओली पहली बार पीएम बने। फिर 2015 के बाद 16 में दूसरे पीएम हो गए प्रचंड कमल दहल। 16 के बाद 17 में एक और पीएम शेर बहादुर, इनके साथ भी मारपीट की गई। फिर 17 के बाद देखिए 18 से 21 तक केपी शर्मा ओली पीएम रहे। फिर उसके बाद ओली 2021 में पीएम रहे और 2021 और 22 में शेर बहादुर देवबा पीएम बने। फिर 22 में देखिए प्रचंड कमल दहल पीएम रहे, 24 में भी दहल पीएम रहे और फिर 25 में केपी ओली पीएम बन गए। जिस तरह 17 साल में सोचिए 15 बार जहां पीएम बदल गए हो, वो यही करेंगे युवा। सुनिए जरा, हमारी सहयोगी सिकता ग्राउंड जीरो पर है, नेपाल में है, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। वो संसद भवन में पहुंची जिसे प्रदर्शनकारियों ने जला दिया है। कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है ये संसद भवन का परिसर और अभी भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो घूम रहे हैं और अंदर हैं और हर एक कोने में जाकर वो देखना चाह रहे हैं। देख रहे हैं अभी भी वहाँ पर आगे अगर आप देखें तो वो पूरा जो एरिया है उसे आग के हवाले कर दिया गया और वो जल रहा है। कागज़ देखिए बिखरे पड़े हैं, कागज़ पानी में बिखरे पड़े हैं।
तो उत्सुकता की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन भारत के लिए एक चिंता की बात है कि भारत के जो पड़ोसी हैं उन पड़ोसी देशों में हालात क्या हैं। एक दो पड़ोसी हो तो चलिए फिर भी समझ जाइए, लेकिन चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो, इन सब जगहों पर जो हालात हैं वो भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं। तो भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है ऐसी परिस्थितियों में। सबसे पहले नेपाल देखिए, 2025 में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन से तख्तापलट हो गया। नेपाल और भारत के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। नेपाल से यूपी, बिहार, उत्तराखंड, बंगाल, सिक्किम जुड़े हुए और पड़ोसी राज्यों तक हिंसा की आग फैल सकती है, पलायन हो सकता है। दूसरा देश है बांग्लादेश। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्तापलट यहां हो गया। नेपाल की तरह ही युवाओं ने यहां भी आंदोलन कर दिया। भारत बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से सटा है बांग्लादेश। भारत में पकड़े जाने वाले ज्यादातर घुसपैठिए बांग्लादेश के होते हैं। तीसरा मुल्क देख लीजिए, पाकिस्तान। कंगाली के बीच रोज सैन्य तख्तापलट, गृहयुद्ध की आशंका बनी है। 2022 में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भयानक हिंसा हुई। शाहबाज दिखावे के पीएम बने सेना प्रमुख, मुनीर सत्ता चला रहे। भारत पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है। आतंकी हमले, घुसपैठ समेत भारत विरोधी कामों में तेजी है पाकिस्तान में। एक और देश है श्रीलंका। 2022 में आर्थिक संकट से गुस्साई जनता सड़कों पर उतरी। महंगाई, बिजली कटौती के खिलाफ हिंसक आंदोलन हुआ। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा, पीएम का इस्तीफा हुआ। भारत से जमीन नहीं, समुद्री सीमा दोनों देश के बीच 1768 किलोमीटर की है। यानी श्रीलंका संकट से भारत के निर्यात, पर्यटन पर बुरा असर पड़ता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप घोष, क्योंकि बंगाल से आते हैं। बंगाल की सीमाएं नेपाल से लगती हैं और बांग्लादेश से भी। दिलीप घोष को सुनिए क्या कह रहे हैं। नेपाल में कुछ ना कुछ होता रहता है, हर 2-5 साल में एक बार आपस में। अपने देश के चारों तरफ जो छोटे छोटे देश हैं, सब जगह कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, ऐसा श्रीलंका में काफी समय तक चला है। तो ये हमारे लिए चिंताजनक है। लेकिन मुझे ये लग रहा है नेपाल में एक सशक्त सरकार चाहिए। जनता बहुत एक्सपेरिमेंट कर ली, कम्युनिस्टों को लोग लाया है, चाइना वहां इंटरफेयर करता है। भैया नेपाल के लोगों को, जो हमारे जुआ समाज हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए करप्शन के खिलाफ उन लोगों ने आंदोलन किया है। मैं तो सैल्यूट जनाता हूँ 18 साल से लेकर 30 साल के नौजवानों को कि बंगाल के लोग इससे शिक्षा लें कि इतना करप्शन के बाद भी बंगाल के लोग आज इस करप्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब इस देश के प्रधानमंत्री कुछ करेंगे। अरे भैया, आपका शासन, आपको ना नौकरी मिलती है, ना आपकी बेटी सुरक्षित है, ना आपके बहन सुरक्षित है, ना आपका घर सुरक्षित है, ना आपका आंगन सुरक्षित है, ना आप घर बना सकते हैं, ना आप घर में भाड़ा रख सकते हैं। आप कॉलेज में जाएंगे, बलात्कार होगा आपकी बेटियों का। आप स्कूल। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सीधे नेपाल से आपको लिए चलता हूं। नेपाल तस्वीर आ रही है, मंदिर तक पहुंच गए हैं भीड़। मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर है। अगर युवा प्रदर्शनकारी मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे हैं तो फिर ये उपद्रवी हैं, ये गुंडे हैं जो मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए हैं, मंदिर में तोड़फोड़ करने पहुंच गए। देखिए मंदिर के द्वार पर चढ़ गए और भारी भीड़ पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर नजर आ रही है। जितने युवाओं को आप देख रहे हैं, ये 13 से 28 साल के लड़के पूरे नेपाल में पीएम आवास, राष्ट्रपति भवन, संसद सब कुछ जलाकर राख कर दिया है और अब मंदिर के दरवाजे और चौखट तक पहुंच गए।